नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज का करंट अफेयर एमसीक्यू का ये वीडियो होगा। 13 दिसंबर को आप लोगों का पीटी एग्ज़ाम है और बहुत कम दिन बचा हुआ है, 17 नवंबर हो गया है आज। सवाल शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या है कि श्रम संहिता हाल ही में चर्चा में था, इसमें क्या क्या शामिल है। संहिता का मतलब होता है कोड, जिसको इंग्लिश में कोड कहा जाता है, यानी कि बहुत सारे एक्ट मिलकर एक कोड का निर्माण करते हैं। इसमें तीनों ही शामिल होंगे: वेतन संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्यस्थिति संहिता। इसमें तीनों ही शामिल हो जाएंगे। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 2020 में सरकार ने पेश किया था। उससे पहले 200 से ज़्यादा कानून थे, जिन सभी को एकीकृत करके कोड बनाने की तैयारी की गई थी। कोड यानी कि सारे को मिला करके श्रम संहिता नाम दे दिया गया था। ओके, इसको कोड कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। वेतन संहिता 2019 के बारे में देखिए क्या है। यह सभी रोजगार क्षेत्रों में वेतन और बोनस प्रदान करता है। इसमें 5 श्रम कानून शामिल हैं। 5 नहीं, 4 ही श्रम कानून शामिल थे इसमें। दूसरे का आंसर हो जाएगा बी। केवल दूसरा यहाँ पर गलत है, पहला बिल्कुल सही दिया हुआ है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और 76, इन सभी को मिला करके पेंशन संहिता के लिए वेतन संहिता बना दिया गया था। अगला सवाल है सामाजिक सुरक्षा संहिता के बारे में। अब उसमें पहले मैंने आपको पढ़ाया कि श्रम संहिता में 3 बड़े बड़े कानून शामिल हैं। तीनों को इंडिविजुअली भी हम लोग लगा लेते हैं और इसके पश्चात वन लाइनर भी आएगा। यह कोड बिल केवल संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सुविधा के लिए है। अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि दूसरा यहाँ पर सही है, पहला गलत दिया हुआ है, क्योंकि संगठित के अलावा असंगठित, गिग वर्कर सभी के लिए है ये। और मैंने आपको एलिमिनेशन का तकनीक जो बताया था, उसमें केवल, लगातार, ये सब शब्द जहाँ पर आते हैं अक्सर वो शब्द जो है, वो स्टेटमेंट जो है वो गलत होता है, क्योंकि एक भी एक्सेप्शन आ जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि वाणिज्यिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थिति कोड के तहत में अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा क्या है। अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक इनको कहा जाता है। तो कोई भी व्यक्ति जो अंतर्राज्यीय क्या करते हैं, प्रवास करते हैं श्रम के लिए, उनको अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई सा भी नहीं होगा, जो मैंने परिभाषा बताया आपको वही होगा। भारत में मातृत्व अवकाश कितने दिनों का मिलता है? तो 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलता है। 26 सप्ताह का मिलता है। 26 सप्ताह कितने हो गए? लगभग में 6 महीने से थोड़ा सा कम होता है। हाल ही में कावेरी नदी खबरों में थी। कौन सी नदी इसकी सहायक नदी नहीं है, ये पूछा गया है। वीडियो पॉज करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अर्कावती, सिमसा, काबिनी, कौन सी इसमें से कावेरी की सहायक नदी नहीं है? कावेरी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी हिल्स, कर्नाटका से निकलती है और फिर बहते हुए कहाँ पर चली जाती है? तमिलनाडु में अपना मुहाना बनाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई सा भी नहीं, इनमें से कोई सा भी नहीं। ये सारे के सारे कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। बाएं तट की सहायक नदियाँ अर्कावती, हेमावती, सिमसा और हरंगी है। दाहिने तट की सहायक नदियाँ लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, नोइनी, भवानी, काबनी और अमरावती हैं। अगर ये नदी ऐसे बह रही है तो ये इसका लेफ्ट हैंड हो गया, ये इसका राइट हो गया। ओके, अगला है कि विंझीनाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह निम्नलिखित के अंतर्गत आता है। विंझीनाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह चर्चा में था, केरल में बनाया गया है इसको, और ये अपने आप में बहुत ही अद्वितीय प्रकार का बंदरगाह बनाया गया है। अडानी समूह ने बनाया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में सैन फर्नांडो चर्चा में था। ये क्या है? तो ये कंटेनर जहाज है जो विंझीनाम जो पोर्ट है उस पर लाया गया था इसको, और इसी कारण से चर्चा में था। विंझीनाम एयरपोर्ट बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। विंझीनजाम कहा जाता है, विंझीनजाम कहा जाता है इसको। केरल में स्थित है ये, केरल में स्थित है ये। विंझीनजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना के बारे में निम्न कथनों विचार कीजिए। कथन एक ही सवाल में इस प्रकार का हो गया है। पहला है कि यह भारत सरकार की एक पहल है। दूसरा है कि अडानी पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से बंदरगाह का विकास कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है। विंझीनजाम अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज सपोर्ट केरल सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षा परियोजना है। केरल सरकार की ये पोर्ट है और इसको इसलिए जाना जाता है क्योंकि डीप वाटर है। डीप वाटर यानी कि यहाँ पर बड़े से बड़ा कंटेनर जहाज भी लाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ की गहराई बहुत ज़्यादा है। जिस पोर्ट की गहराई जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पर उतने ही बड़े कंटेनर वाले पोर्ट जो है, वो जहाज़ जो है वो आ सकते हैं आसानी से। तो विंझीनजाम जो है देश के सबसे गहरे पोर्ट में से एक का निर्माण किया गया है, जो केरल में है, और केरल सरकार और अडानी समूह ने मिलकर इसको बनाया है। इसका केवल दूसरा सही हो जाएगा। ट्रांसशिपमेंट और गेटवे कंटेनर व्यवसायों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जो कृपया करके खुद से करें।
भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह को उत्तर से दक्षिण में लगा कर रखिए, सारे बड़े मेजर बंदरगाह और छोटे बंदरगाह दोनों को। पूर्वी तट पर आपको विशाखापत्तनम दिखेगा, जो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। पश्चिमी तट पर जितने बंदरगाह हैं उनको भी उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है आपको, जिसमें JNPT, उसके बाद से मैंगलोर और कोच्चि, ये बड़े बंदरगाह हैं यहाँ पर, ठीक है। इनको भी आपको लगा कर रखना है। कौन से तट पर कितने बड़े बंदरगाह हैं उसको भी आपको एक बार क्रम में लगा कर रखना है। इतना होमवर्क तो आपको करना चाहिए। भारत का लगभग 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो परिचालन भारत के बाहर के बंदरगाहों के माध्यम से किया जाता है। दोनों का सही हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की 2024 के बैठक का आयोजन निम्न से किस स्थान पर किया गया? बिम्स्टेक विदेश मंत्री 2024 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का उत्तर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। बिम्स्टेक के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। यह एक क्षेत्रीय सैन्य संगठन है। थाईलैंड सदस्य देशों में से एक है। इसका उत्तर हो जाए केवल दूसरा सही है। ये एक सैन्य संगठन नहीं है, बल्कि मल्टीपर्पस इकोनॉमिक कल्चरल दृष्टिकोण से बनाया गया एक संगठन है। इसका आंसर बी हो जाएगा। यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। इसके सदस्य बंगाल खाड़ी के तटीय और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं, जो क्षेत्रीय एकता के प्रतीक हैं। कौन कौन है इसके सदस्य? तो पाकिस्तान छोड़कर भारत के इर्द गिर्द के सारे देश लगभग में आपको दिखते हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, 2 दक्षिण पूर्व एशियाई देश म्यांमार और थाईलैंड भी शामिल हैं। म्यांमार और थाईलैंड जो हैं ये आसियान के भी सदस्य हैं और बिम्स्टेक के भी सदस्य हैं। दरअसल में जब सार्क संगठन फेल हुआ तो उसके पश्चात से बिम्स्टेक का गठन किया गया था। पाकिस्तान के कारण से सार्क सही से चल नहीं पाया। 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये रूस में आयोजित किया गया है। बी का इसका उत्तर हो जाएगा। कजान में अभी हुआ है ब्रिक्स समिट। कहाँ पर हुआ है? कजान में। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009 ईस्वी ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। हाल ही में किस शहर ने 51 लाख पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? किस शहर ने 51 लाख पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया? इस प्रकार के सवाल खूब पूछे जाते हैं PCS एग्जामिनेशन में। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, वाराणसी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, इंदौर। बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरा शहर है। अगला सवाल एक जलवायु कौशल परिवर्तन के लिए बीज भारत परियोजना निम्नलिखित के सहयोग से शुरू की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटिश काउंसिल का सहयोग से शुरू किया गया है। बीज भारत परियोजना निम्नलिखित में से किसके सहयोग से किया गया है? तो ये ब्रिटिश काउंसिल जो भारत में काम करते हैं, ब्रिटिश राजदूत एक तरह से मान सकते हैं, ब्रिटिश एम्बेसी मान सकते हैं, उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है। अगला है जलवायु कौशल भारत परिवर्तन के लिए बीज परियोजना की अवधि क्या होगी? ये जो बीज परियोजना शुरू किया गया है ब्रिटिश काउंसिल और भारत सरकार के द्वारा, इसकी अवधि क्या होगी? कब से कब तक के लिए काम करेगा? तो 2024 से 2026 तक के लिए काम करेगा। द हिंदू न्यूज़पेपर में ही आया था, उस समय मैंने करवाया था आपको। हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत एक है, क्या है? इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं जरा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडिया इज ए, क्या है ये, क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा एक भारत में एक विदेशी बैंक है ये, जो काम करता है, जो चर्चा में था, इसलिए मैंने डाल दिया एक भारत में सहकारी बैंक वित्तीय संस्थान। तो दरअसल में इसका बैंक है तो वित्तीय संस्थान भी हो जाएगा। अगर दोनों रहता ऑप्शन तो ए और सी दोनों होगा, वैसे इसका आंसर ए ही होगा यहाँ पर। हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत HSBC इंडिया या HSBC बैंक इंडिया सीमित देयता के साथ हांगकांग SAR में निगमित है। यह बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत में एक विदेशी बैंक है और इस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है। यह 1 जनवरी 1963 से भारत में निगमित है, काम कर रहा है। ये भारत में कोई विदेशी बैंक भी काम करता है तो वो अपने यहाँ का रूल रेगुलेशन के हिसाब से काम नहीं कर सकता है। भारत का जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके तहत जो रेगुलेशन बनाए गए हैं उन्हीं के भीतर उनको भी काम करना होता है। हाल ही में अपोफिस चर्चा में था, यह क्या है? तो एक क्षुद्र ग्रह है। अपोफिस एक क्षुद्र ग्रह है। अपोफिस पृथ्वी के निकट स्थित एक क्षुद्र ग्रह है जिसका आकार तुलनात्मक रूप से 335 मीटर है। यह अनुमान लगाया गया था कि अपोफिस 2029 से 2036 से पृथ्वी करीब आएगा, लेकिन बाद में नासा ने इसे आकाशगंगा इस आशंकाओं को खारिज कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। उम्मीद की जा रही थी कि पृथ्वी के नज़दीक से गुजरेगा ये। 2068 में इसके पृथ्वी करीब से गुजरने या उससे टकराने का डर बना हुआ है 2068 में, है ना। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। वे छोटी चट्टानें वस्तुएं हैं जो सूर्य की परिक्रमा करती हैं। इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है। मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। क्षुद्र ग्रह के बारे में 3 स्टेटमेंट देकर पूछा गया है आपसे। इसका उत्तर हो जाएगा तीनों के तीनों यहाँ पर सही है। 1 2 3 तीनों सही दिए हुए हैं। क्षुद्र ग्रह छोटे चट्टानी पिंड होते हैं। UPSC एग्जाम में भी इनकी परिभाषा पूछी जाती है।
जैसे 69 बीपीएससी में पूछा गया था पल्सर के बारे में कि क्या होता है ये, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक जरा पढ़िए, क्योंकि इस साल क्षुद्र ग्रह बहुत सारे चर्चे में रहे हैं। क्षुद्र ग्रह ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन उनका आकार ग्रहों की तुलना बहुत ही छोटा होता है। क्षुद्र ग्रहों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला समूह मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में मौजूद क्षुद्र ग्रह हैं। अनुमानों के मुताबिक इस क्षुद्र ग्रह बेल्ट में 1.1 से 1.9 मिलियन क्षुद्र ग्रह मौजूद हैं। कहाँ पर? तो बृहस्पति और मंगल के बीच में जो बेल्ट है वो क्षुद्र ग्रहों का पूरा बेल्ट है। ठीक है। दूसरा है, इनमें ट्रोजन क्षुद्र ग्रह शामिल होते हैं जो किसी बड़े ग्रह के साथ अपनी कक्षा साझा करते हैं। नासा ने बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल व ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों पर रिपोर्ट दी है। तीसरा होता है, इसमें पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्र ग्रह शामिल होते हैं जिनकी कक्षाएं पृथ्वी के करीब से गुजरती हैं। सूर्य के ऑर्बिट या आकाशगंगा में हर चीज़ की एक कक्षा होती है जिसमें वो घूर्णन लगाते रहते हैं। ठीक है। पृथ्वी की कक्षा को पार करने वाले क्षुद्र ग्रहों को अर्थ क्रॉसर कहा जाता है। जो अर्थ को क्रॉस कर जाए उन्हीं को अर्थ क्रॉसर कहा जाता है। हाल ही 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मॉस्को में हुआ है। हर साल ही होता है, वार्षिक है, हर साल वार्षिक होता है। ये मॉस्को में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी गए भी थे वहाँ पर। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा की थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह रूस के द्वारा दिया जाता है। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है। यह रूस का सम्मान है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जैसे अपने यहाँ पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। लेकिन भारत रत्न जल्दी किसी को दिया नहीं जाता है, लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल ऑर्डर की स्थापना जार पीटर द ग्रेट ने 1698 में की थी। इसे 1998 पुनः स्थापित किया गया था, जिसके प्रतीक में 2 सिर वाला ईगल और हल्के नीले रंग का रेशमी मोयरे रिबन शामिल होता है, और यही प्रधानमंत्री जी को दिया गया रूस में। निर्यातित उत्पादों पर शुल्क व करों में छूट RODTEP योजना कहाँ शुरू की गई थी? कि मतलब कब शुरू की गई थी? ट्रांसलेशन का ये दिक्कत है। कब शुरू किया गया था? तो 2021 में शुरू किया गया था, 2021 में। इसे जनवरी 2021 में भारत से व्यापारिक निर्यात योजना के प्रतिस्थापन के रूप में लॉन्च किया गया था। इससे पहले भारत सरकार की कौन सी योजना थी? तो MEIS। उसके स्थापना, उसके जगह पर कौन सा योजना लाया गया? तो RODTEP। ये शुल्क व करों में छूट को लेकर भारत सरकार की एक योजना है। भारत सरकार पर दरअसल में केस हो गया था MEIS योजना को लेकर कि भारत सरकार MEIS के द्वारा अपने यहाँ के निर्यातकों को भारी मात्रा में सब्सिडी देकर दुनिया के वैश्विक व्यापार को खराब करता है। सस्ते सामान बेचता है दुनिया भर में, जिससे दूसरे देशों के सामान नहीं बिकते हैं। तो उसके पश्चात भारत सरकार को नया एक्ट बनाना पड़ा, नई योजना बनानी पड़ी, जिसको नाम दिया गया RODTEP। RODTEP योजना निर्यातकों को ऐसे अंतर्निहित केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्क या करों की वापसी करेगी जिन पर अब तक छूट नहीं दी जा रही थी, उन्हें वापस नहीं किया जा रहा था, जिससे भारतीय निर्यातकों को नुकसान हो रहा था। यह योजना उन करों या शुल्कों पर लागू नहीं होगी जिन पर पहले से ही छूट दे दी गई, जिन्हें वापस कर दिया गया है। अगला सवाल है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देश के एक्सपोर्ट पॉलिसी में सबसे बड़ा योजना होता है ये। हाल ही में नोंगचो खबरों में था। ये क्या है? इजराइल में है, यूक्रेन में है, म्यांमार, थाईलैंड। तो ये म्यांमार में एक जगह है, म्यांमार का एक शहर है नोंगचो। नोंगचो खबरों में था। यहाँ पर मिलिशिया ग्रुप ने कब्जा कर लिया था। हाल ही में लेसियो समुदाय चर्चा में था। यह समुदाय है कहाँ से? तो म्यांमार से बिलोंग करता है, म्यांमार से बिलोंग करता है। इन्हीं लोगों का एक छोटा सा ग्रुप था ये। कोयना नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। कोयना भूकंप कब आया था? तो 1961, 67, 70 और 57। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1967 में आया था। उसी के पश्चात भारत सरकार ने यहाँ पर बहुत ही बड़े स्तर पर खुदाई करके रिसर्च करना शुरू किया था, जिसके कारण से ये चर्चा में था ये जगह। तो मैंने ये करवाया था आपको। सियांग जल विद्युत परियोजना किस देश में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ये भारत में है, अरुणाचल प्रदेश में है। सियांग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश से बनाया जा रहा है। मेडोग जल विद्युत परियोजना किस देश में है? तो ये तिब्बत में है, तिब्बत में है। तिब्बत एक स्वायत्त क्षेत्र है, वैसे चीन के तहत इसको माना जाता है, लेकिन तिब्बत एक स्वायत्त क्षेत्र था। किस देश में है? तो चीन हो जाएगा।
इसका चीन ही हो जाएगा, तिब्बत चीन में ही है। हमारे हिसाब से आधिकारिक रूप से भारत सरकार तिब्बत को चीन का ही हिस्सा मानती है। भारत सरकार आधिकारिक रूप से तिब्बत को चीन का ही हिस्सा मानती है। पंडित नेहरू के ज़माने में ही हमने मान्यता दे दी थी, तो इसका उत्तर चीन ही होगा। ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? अरुणाचल, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? पश्चिम बंगाल से होकर नहीं गुजरती, इसका उत्तर डी हो जाएगा। सियांग नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सियांग ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख नदी है, सहायक नदी में से। इसे दिहांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सियांग का सी हो जाएगा। दोनों के दोनों सही दिया हुआ है। सियांग ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख घटक नदी है, जिसे चीन में यारलुंग त्यांग्सपो कहा जाता है। यह मानसरोवर झील से निकलने वाली 2880 किलोमीटर लंबी सीमा पार की एक नदी है। भारत प्रवेश करने से ठीक पहले सियांग या दिहांग नदी हिमालय के पूर्वी छोर पर नामचा बरवा के पास एक गहरी घाटी से होकर बहती है और 180 डिग्री का घुमावदार मोड़ लेती है, जिसको हेयर पिन मोड़ भी कहा जाता है। ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है हमें। अगला सवाल है कि नए अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेंद्र खन्ना को एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका उत्तर ए हो जाएगा। भारत में एनएसए के कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर राष्ट्रपति का प्रधान सलाहकार होता है। एनएसए RAW, रॉ, IB, NTRO, MI मिलिट्री इंटेलिजेंस, DI, NIA आदि से सभी खुफिया रिपोर्ट प्राप्त करता है और उनका समन्वय करता है। जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उन सभी से रिपोर्ट प्राप्त करता है और उनका समन्वय करता है। कौन? तो एनएसए। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के सलाहकार नहीं होते हैं, ये प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार होते हैं, जैसे अभी अजीत डोभाल जी हैं। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल बहुत ही आसान है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 10 जून 2024 से फिर से प्रभारी बनाया गया किनको? तो अजीत डोभाल जी जो हैं उन्हीं को दिया गया विस्तार। जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। यह भगवान जगन्नाथ की यात्रा का उत्सव मनाने वाला एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है। जगन्नाथपुरी मंदिर का रखरखाव राजा खारवेल ने करवाया था। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? जगन्नाथपुरी का निर्माण खारवेल ने करवाया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाए? गलत कथन को चुनना है आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। खारवेल BC का शासक है, बहुत पहले का शासक है। जगन्नाथपुरी मंदिर बहुत बाद में बना है। तो खारवेल के समय मंदिरों का कॉन्सेप्ट ही नहीं था भारत में। खारवेल एक जैन धर्म को मानने वाला शासक था। हाथी गुफा अभिलेख जो है, जिसको हाथी गुम्फा कहते हैं हम लोग, गुम्फा, हाथी गुफा अभिलेख, उसमें हमें खारवेल की चर्चा मिलती है। इसी अभिलेख पर भारत वर्ष हमें लिखा हुआ पहली बार मिलता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। उससे पहले एक छोटा सा फैक्ट है कि ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग ने करवाया था। चोडगंग ने, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जगन्नाथपुरी मंदिर को अन्य नामों से जाना जाता है। इसको सफ़ेद शिवालय कहा जाता है, इसको सफ़ेद शिवालय भी कहा जाता है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। जगन्नाथपुरी मंदिर राज्य उड़ीसा में स्थित सबसे प्रभावशाली स्मारकों में से एक है। यह मंदिर श्वेत शिवालय के नाम से जाना जाता है। यह 4 धर्म तीर्थयात्रों बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम का एक हिस्सा है। जो देश में 4 धाम हैं, उन देश में 4 धाम का हिस्सा है। एक 4 धाम उत्तराखंड राज्य में है, वो अलग है, और देश के 4 धाम अलग हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रूज द पोस्टर प्रदान किया गया। ये फिर से रिपीट हो गया, ये रूस का पुरस्कार है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किनको बनाया गया? तो अरविंद पनगठिया को बनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन TB रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिनको नियुक्त किया गया वो सामान्य नहीं है, बहुत ही फेमस रही हैं। इनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन है। इन्होंने WHO के लिए भी काम किया है और वर्तमान में इनको भारत में TB उन्मूलन के लिए जो कार्यक्रम चल रहा है, क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, उसमें सलाहकार के रूप में डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। जरूर इनका नाम ध्यान रखिएगा। हाल ही में नाटो नेताओं का 75वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो वाशिंगटन में आयोजित हुआ है। आपसे एक सवाल मैं पूछता हूँ, कुछ दिन पहले ही नाटो का प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? ये आप मुझे बताएंगे। निम्न से कौन सी भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा है? तो शास्त्रीय भाषा में नवीनतम शास्त्रीय भाषा पूछा जा रहा है।
वैसे तो अब जो देखेंगे, अब तो बहुत सारी भाषाओं को शामिल किया गया, लेकिन इस सवाल के अनुसार सबसे अंत में ओडिया को शामिल किया गया था। सबसे अंत ओडिया को शामिल किया गया था 2014 में। 2024 में बांग्ला भाषा और उसके अलावा मराठी सहित और भी कुछ भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसको मिलाकर अब कुल कितने हो गए? 11 हो गए हैं। टोटल 11 हो गए, जिसमें मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शामिल किया गया है। किसमें? तो क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल किया गया है। मराठी, पाली, प्राकृत, असम और बंगाली की जो भाषा है बंगला, उसको शामिल किया गया है। किसमें? तो शास्त्रीय भाषाओं में। टोटल 11 हो गए हैं, 6 पहले से ही थे और उसके अलावा अभी 5 को और शामिल किया गया है। शास्त्रीय भाषा के वर्गीकरण के आधार पर विचार करें। संबंधित दिशा निर्देश संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। शास्त्रीय भाषा ग्रंथों का इतिहास 2000 वर्ष से अधिक पुराना होना चाहिए। कौन सा कथन सही है, ये जरा बताइएगा। इसका उत्तर क्या हो जाए? केवल पहला यहाँ पर सही है, दूसरा यहाँ पर गलत इसलिए है क्योंकि 1500 से 2000 दिया हुआ है कि 1500 से 2000 वर्ष पुराना आपका साहित्यिक प्रमाण होना चाहिए, तब जाकर उसको शामिल किया जाता है। बिहार की एक भाषा है मैथिली, जिसको शामिल किया जा सकता है। मांग हो रही है कि बिहार की जो भाषा है मैथिली, उसको भी शामिल किया जाए, क्योंकि अगर असमिया को शामिल किया गया है तो असम, मैथिली ये सब समकालीन की ही भाषा हैं। बांग्ला परिवार समूह जो है, उसी परिवार समूह से सारी भाषाएं निकली है, इसीलिए इन सब में बोलने का लहजा और इनके जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थे वो सब लगभग में मैच करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कौन सा देश रूस के साथ सीमा नहीं बनाता है? रूस चर्चा में ही रहता है। पोलैंड, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया की सीमा रूस के साथ नहीं लगती है। 20,139 किलोमीटर लंबी भूमि के साथ रूस की सीमा 14 देशों से लगती है। पोलैंड, लिथुआनिया और उसके बाद से बहुत सारे देश हैं, आप उनको देख सकते हैं। दक्षिण कोरिया से नहीं लगती है इसकी सीमा। हाल ही में किन देशों ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फिलीपींस सागर को लेकर विवाद हो रहा था। दक्षिण चीन सागर जिसको कहा जाता है, उसी के आसपास में है, तो उसको लेकर फिलीपींस और जापान ने रक्षा समझौतों पर साइन किया, क्योंकि उन दोनों के शत्रु जो हैं वो कॉमन है। चीन के साथ उनका थोड़ा सा रहता है टसन। हाल ही में दुनिया के सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग मिली है, जिसमें से एक रहस्यमयी सुअर दिखाया गया। ये कहाँ पर है? तो ये चर्चा में था, भारत के पश्चिमी घाट में है। इसका उत्तर इंडोनेशिया में है। ये इंडोनेशिया में पाया गया था। इंडोनेशिया गुफा में दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा में पेंटिंग मिली है, जिसमें एक सुअर का चित्र है। बहुत फेमस हुआ है ये चीज़, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया मिला है ये, इसका उत्तर बी हो जाएगा। इंडोनेशिया मिला है ये। हाल ही में इंडोनेशिया से प्राप्त सबसे प्राचीन गुफा चित्रकला कितने वर्ष पुराना है? तो 51,200 वर्ष पुराना माना जा रहा है इसको। 51,200 वर्ष पुराना माना जा रहा है इसको। गुफा में आदिमानवों के द्वारा निर्मित ये क्या है? तो पेंटिंग है, जिसमें सुअर का चित्र है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है निम्न में से? तो सुमात्रा द्वीप जो है इंडोनेशिया का, वो सबसे बड़ा है। भारत का जो निकोबार द्वीप समूह है, उसके काफ़ी करीब में ही ये द्वीप है। अगला है, हाल ही में किस संगठन ने उच्च सागर संधि को अपनाया है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो उच्च सागर संधि है, इसको अपनाया गया है। 19 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता BBNJ के संरक्षण व सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उच्च सागर संधि को अपनाया है। UN ने ही इसको अपनाया है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। यह UN क्लॉज के तहत अनुमोदित होने वाला तीसरा समझौता था। इससे पहले 1994 और 1995 में इसको लेकर समझौता किया गया था। उच्च सागर संधि के प्रावधानों पर विचार की, जब इससे सबसे कठिन सवाल हम लोग कर लेते हैं। संधि का उद्देश्य राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे महासागरों में जीवन की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों को लागू करना है। इसमें समुद्री सतह का बढ़ता तापमान, समुद्री जैव विविधता का अत्यधिक दोहन, अत्यधिक मछली पकड़ना, तटीय प्रदूषण जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल हैं। यह महासागरों को मानवीय गतिविधियों से बचाने के लिए साधारण बहुमत वोट के माध्यम से समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करता है। 3 कथन दिए हुए हैं। ये UPSC लेवल का सवाल हो गया। अगर UPSC में भी सवाल पूछेगा इस संधि से, उच्च सागर संधि जिसको कहा जाता है हाई सी ट्रीटी कहा जाता है, इसको हाई सी ट्रीटी कहा जाता है, अगर इसे सवाल पूछेगा तो यही पूछेगा, इससे ज़्यादा स्तर पर नहीं जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर बी हो जाएगा। पहला, दूसरा यहाँ पर सही है, तीसरा यहाँ पर गलत है। 3/4 बहुमत के माध्यम से महासागरों को मानवीय गतिविधि से बचाने के लिए समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना है, जिसमें निर्णय को 1 या 2 दलों द्वारा अवरुद्ध होने से रोका जा सके। यहाँ पर क्या लिखा है? साधारण बहुमत लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर 3/4 बहुमत होना चाहिए। 3/4 बहुमत से काम चल जाएगा अपना। ओके, अगला सवाल है कि अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक
2023 चर्चा में रहा है या निम्नलिखित को निरस्त करेगा? तो विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम 2008 जो बनाया गया था उसकी जगह पर अनुसंधान, इसका नाम ही यही है, कोई इसमें एरर नहीं है। अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 नाम था। इसका ये जो है ये किसका स्थान लेगा? तो विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम 2008 के स्थान पर इस एक्ट के द्वारा बनाया जाएगा बॉडी। अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 को 4 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम 2008 को निरस्त करता है। इसके तहत गठित विज्ञान इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड को भंग करता है। विधेयक में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का भी प्रावधान करता है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, इसी बॉडी का गठन किया गया है जो देश में रिसर्च जितने भी होते हैं उनको एकीकृत कर देगा, एक जगह कर देगा उनको, ठीक है। यह देश में अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता के लिए राजनीतिक दिशा प्रदान करने वाला शीर्ष निकाय होगा। यह अनुसंधान और विकास के लिए केवल दीर्घकालिक रोड मैप कार्यक्रम तैयार करेगा। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान निधि इसके लिए स्थापित एकमात्र वित्त पोषण होगा, फंडिंग को लेकर होगा। इसका इंग्लिश में भी होगा जो आपको आगे मिल जाएगा, आप उसको कर सकते हैं। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए दिया हुआ ए, यानी कि केवल पहला यहाँ पर सही है, दूसरा तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। NARF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के प्रमुख कार्यों में शामिल होगा, जो आपको बताया गया है वो यहाँ पर। NARF के वित्त पोषण के लिए फाउंडेशन को निम्नलिखित के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। इतने सारे इसके फंडिंग के लिए बनाए गए हैं, इसीलिए यहाँ पर गलत दिया हुआ था। केवल पहला सही था, दूसरा तीसरा इसीलिए गलत दिया हुआ था। दूसरे स्टेटमेंट वैसे भी केवल शब्द दिख रहा है आपको, केवल दीर्घकालिक है। केवल दीर्घकालिक नहीं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ये मैप तैयार करेगा कि देश में रिसर्च को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है कि गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। इसमें भारत का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थित है। शहर में स्कूल, चिकित्सा सुविधाएं, प्रस्तावित अस्पताल, गिफ्ट सिटी बिजनेस क्लब, इंडोर और आउटडोर खेल सुविधाएं सब कुछ शामिल हैं। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा कि केवल तीसरा यहाँ पर सही है, पहला दूसरा गलत दिया हुआ है। ये अहमदाबाद में नहीं बल्कि गांधीनगर गुजरात में स्थित है और ये देश का पहला क्या है, तो पहला फाइनेंशियल टेक करके बनाया गया शहर है। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। ये देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। यहाँ पर बाकी गुजरात के कानून जो होते हैं वो गिफ्ट सिटी के अंतर्गत लागू नहीं होते हैं, ताकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ग्रोथ करवाया जाए कानूनों में थोड़ी सी छूट देकर। जैसे दुबई शहर जो है उसके लिए कानून बाकी देश से अलग होते हैं, वहाँ के जो देश है उससे बाकी देश से अलग है दुबई शहर का कानून, इसलिए दुबई आपको इतना ज़्यादा मॉडर्न दिखता है। बाकी जगहों पर कुछ कठोर कानून भी है वहाँ पर। उसी प्रकार से गुजरात में जैसे बाकी जगहों पर क्या है तो लिक्विड बैन है, लेकिन गिफ्ट सिटी में इसको अलाउ किया गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को फलने फूलने के लिए सभी तरह से वहाँ पर सुविधाएं मिल सके। तो इसका क्या हो जाएगा, केवल यहाँ पर तीसरा सही है, पहला दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। हाल ही में डिजिटल इंडिया फंड चर्चा में था, यह किसका स्थान लेगा? तो सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि जो था उसका स्थान लेगा, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डिजिटल इंडिया फंड कहा जाता है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की जगह पर ये जो नया फंड है ये उसकी जगह लेगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना कब की गई थी? तो 2002 में किया गया था, जिसकी जगह पर अब नया एक्ट आएगा। अगला सवाल है देखिए ये क्या है कि कोष में सभी जमाओं के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जो भारतीय टेलीग्राफ संशोधन अधिनियम 2003 के तहत इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था। USOF ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों की किफ़ायती कीमतों पर गुणवत्ता सूचना संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं तक सार्वभौमिक गैर भेदभावपूर्ण पहुंच सुनिश्चित करता था। ये गैर व्यक्तिगत निधि है। इसके अंतर्गत लक्षित वित्तीय वर्ष के अंतर्गत खर्च नहीं की गई राशि समाप्त नहीं होती है। ये क्या था दरअसल, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप समझ जाएंगे। इसमें यह था कि कोई टेलीकॉम कंपनी जो है उसके लिए अनिवार्य होगा कि वो शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी टावर बनाएं, वहाँ पर भी सुविधाएं दें। ऐसा नहीं हो कि ग्रामीण इलाकों में उपभोक्ता कम है आपके तो आप उनकी परवाह ही ना करें। इसी को लेकर ये फंड बनाया गया था। तो इस फंड में उनके द्वारा पैसा डाला जाता था ताकि भारत सरकार जो है वो क्या कर सके, तो दूर दराज के क्षेत्रों में क्या कर सके, तो टेलीकॉम सेक्टर को लेकर अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके। ठीक है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि निम्नलिखित के अंतर्गत आता है, तो संचार मंत्रालय के तहत आता है। ये निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। अनौपचारिक क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री में लगे व्यक्तियों या परिवारों के स्वामित्व वाले सभी असंगठित निजी उद्यम शामिल हैं।
ई श्रम पोर्टल केवल औपचारिक क्षेत्र से संबंधित है। ई श्रम जो पोर्टल बनाया गया भारत सरकार का, तो केवल पहला सही हो जाएगा। ई श्रम पोर्टल औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के जो सेक्टर होते हैं उन्हीं के लिए, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों प्रकार के सेक्टरों के लिए काम करता है। औपचारिक क्षेत्र से संबंधित हाल के प्रमुख सरकारी पहल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कौन कौन से पहल हैं, आप देख सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है कि ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन भारत मंडपम जो प्रगति मैदान में है, नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम विशेषज्ञ, नीति निर्माता और सभी लोग शामिल हुए थे। एआई को लेकर ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन प्रगति मैदान दिल्ली में भारत मंडपम में जो है बनाया गया है। एक बहुत ही बड़ा सा अच्छा सा स्थल बनाया गया जहाँ पर सारे सम्मेलन होते हैं। G20 भी वहीं पर हुआ था, तो वहीं पर इसको संपन्न करवाया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक क्या कहा जाता है इसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक AIPI डैशबोर्ड किसकी पहल है, तो AIPI पहल जो है किसकी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का ये पहल है, IMF का पहल है, IMF का है ये, इसका उत्तर बी हो जाएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक डैशबोर्ड लॉन्च किया, जो वैश्विक स्तर पर 174 अर्थव्यवस्थाओं की AI तत्परता की निगरानी करेगा कि दुनिया की जो 174 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें से कौन सी अर्थव्यवस्था AI को लेकर किस प्रकार से काम कर रही हैं। भारत मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। शिखर सम्मेलन में समावेशी मजबूत AI पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण के लिए भारत की योजनाबद्ध कार्रवाई और प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया गया है। शिखर सम्मेलन में कंप्यूटिंग क्षमताओं, आधारभूत मॉडल, डेटा सेट्स, अनुप्रयोग विकास जैसे क्षेत्रों में AI विकास को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका उत्तर सी हो जाएगा, दोनों का दोनों सही था। इंडिया AI ग्लोबल शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है, उसी को लेकर एक भारत मिशन भी बनाया गया है कि भारत में AI को विकसित किया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स AIPI कहा जाता है इसको। इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं आजकल तो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देशों का मूल्यांकन उनके डिजिटल बुनियादी ढांचे, मानव पूंजी, श्रम नीति, नवाचार, एकीकरण व विनियम के आधार पर करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इसको कहा जाता है। भारत के इस सूचकांक में निम्न आय वाले देशों में वर्गीकृत किया गया है। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, सही कथन चुनना है, केवल पहला यहाँ पर सही हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर गलत है। सूचकांक में देशों का मूल्यांकन उनके डिजिटल सब कुछ के आधार पर किया जाता है, जो पहला स्टेटमेंट था। भारत को EM के रूप में वर्गीकृत किया गया और इसकी रेटिंग 0.49 से है या 72वें स्थान पर है। उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्था, इमर्जिंग मार्केट जो इकोनॉमी होती है, उसके रूप में भारत को वर्गीकृत किया गया है और उसके रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसीलिए दूसरा कथन यहाँ पर गलत दिया हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में आप जरा कथन पर विचार कीजिए, देखिए क्या है। IMF 189 सदस्य देशों का एक संगठन है जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट इसके कार्यों में से एक है। ग्लोबल रूप से जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, बड़ा ही कठिन होता है ना इसको बोलना, ये IMF के द्वारा जारी किए जाते हैं क्या, किसके द्वारा जारी किया जाता है ये भूल गए होंगे। 37 का आंसर क्या हो जाएगा, केवल दूसरा यहाँ पर सही है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। पहला क्यों गलत दिया हुआ है, क्योंकि IMF 190 देशों का संगठन है जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में भारत के से संस्थापक सदस्यों में से एक है और ये रिपोर्ट जो है इसी के द्वारा जारी किया जाता है। IMF को 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान इसको बनाया गया था। संपूर्ण अभियान किसकी पहल है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, ये नीति आयोग की पहल है। 4 से 30 सितंबर 2024 तक 3 महीने का संपूर्ण अभियान शुरू किया गया है। 4 से 30 सितंबर 2024 तक के लिए अभियान है। संपूर्ण अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार करें। ये सितंबर का हो गया। इसका उद्देश्य आकांक्षी जिलों में 8 चिन्हित संकेतकों में संतृप्ति प्राप्त करना है, मतलब कि जो आकांक्षी होते हैं जिले, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लाया गया था नीति आयोग के द्वारा, जो पिछड़े जिले होते हैं 8 इसमें इंडिकेटर हैं, उसके आधार पर काम करना है इसमें। अगला है कि आकांक्षी जिले भारत के वे जिले हैं जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेतकों से प्रभावित हैं। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा केवल पहला यहाँ पर सही है, पहला यहाँ पर सही है। देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, पहला गलत होगा, पहला गलत होगा, दूसरा सही होगा। देखिए क्या है कि 4 से 30 सितंबर 2024 तक ये आंसर था, बी होगा। 3 महीने का संपूर्ण अभियान शुरू किया गया है।
इसका उद्देश्य आकांक्षी जिलों में 6 इंडिकेटर रखे गए हैं। आकांक्षी जिलों को हमें जांचना है कि भाई आकांक्षी जिला 6 इंडिकेटर पर सबसे सही तरीके से काम करें कम से कम। इसी को लेकर संपूर्ण अभियान शुरू किया गया है। अब तो आकांक्षी ब्लॉक स्तर का भी कार्यक्रम आ रहा है। एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम भी नीति आयोग ला रही है। देश के जो पिछड़े जिले होते हैं सामाजिक आर्थिक रूप से, उनको हमें सही करना होता है। ठीक है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम निम्नलिखित स्थानों पर शुरू किया गया है। निम्नलिखित में सब कब शुरू किया गया ये पूछा जा रहा है। तो 2018 में शुरू किया गया था। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब शुरू किया गया होगा? 2018 में शुरू किया गया था। ये ट्रांसलेशन का एरर होता है। एस्पायरिंग ब्लॉक कार्यक्रम कब शुरू किया गया है? कब शुरू किया गया है? कब शुरू किया गया है? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने चर्चा की इसकी 2023 में। पहले देखिए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम शुरू किया गया 2018 में। अब एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है 2023 में। क्या है ये? हम उन ब्लॉक या उन डिस्ट्रिक्ट को चिन्हित करते हैं। जैसे स्कूलों में भी चलता है कि वीक जो बच्चे होते हैं उनको गर्मी की छुट्टी में भी बुलाकर पढ़ाने की कोशिश की जाती है, या तो उनको अलग से पढ़ाते हैं। उसी प्रकार से जो सबसे पिछड़े जिले हैं, सबसे पिछड़े ब्लॉक हैं, उनको अलग से नीति आयोग विकसित करने की कोशिश करता है, उनको सही करने की कोशिश करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। एक्जियोम-4 मिशन का प्रक्षेपण निम्नलिखित स्थानों में कब किया जाएगा? फिर से वही एरर है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 2025 में एक्जियोम-4 को लॉन्च किया जाएगा। एक्जियोम-4 को लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन चर्चा में था। यह किसकी संयुक्त पहल है? ISA। ISA में कौन कौन शामिल है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में? जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, UK। कौन से विकल्प हो जाएंगे? इसमें से एक और 3 ही होगा। जापान होगा और कनाडा होगा। इसके अलावा अमेरिका भी शामिल है इसमें। ISA 5 अंतरिक्ष एजेंसियों और उनके ठेकेदारों का सहयोग है। नासा रूस की एजेंसी हो गई, रॉसकोमॉस, ESA यानी कि यूरोप, JAXA, CSA कनाडा, ये सब मिलकर ISA को इन्होंने बनाया था। ठीक है। अफ्रीकी स्वाइन बुखार के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। यह एक अत्यंत संक्रामक रक्तस्रावी वायरल रोग है। संक्रामक, बहुत ही बड़ा संक्रामक रक्तस्रावी वायरल रोग है अफ्रीकी स्वाइन बुखार। इसकी मृत्यु दर 95 से 100% है। इस बुखार का कोई इलाज नहीं है। इसका मानव स्वास्थ्य पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, यहाँ पर सही हो जाएगा। पहला 1 और 2 का है ये। अफ्रीकी स्वाइन फीवर घरेलू और जंगली सुअरों का एक अत्यधिक संक्रामक रक्तस्रावी वायरल रोग है। पहली बार 1920 के दशक में अफ्रीका में खोजा गया था। अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन के कुछ हिस्सों में संक्रमण की सूचना मिली थी। 2007 के बाद से अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कई देशों में घरेलू और जंगली सुअरों में यह रोग पाया गया है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर मनुष्यों के लिए खतरा नहीं है, क्योंकि यह केवल जानवरों से जानवरों में फैलता है। ये केवल जानवरों का ही रोग है ये। क्लासिकल स्वाइन फीवर के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इसे हॉग कॉलरा के नाम से भी जाना जाता है। यह फ्लोविविरिडे परिवार का पेस्टिवायरस वंश के विषाणु के कारण से होता है। इसे रोकने के लिए अब तक कोई टीका नहीं बना है। तो 2 कथन इसका पहला दूसरा सही हो जाएगा। इसका टीका उपलब्ध हो गया है, इसीलिए तीसरा कथन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अगला सवाल है कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के बारे में पढ़िए। इस बार UPSC ने एक बड़ा ही खतरनाक सा संगठन के बारे में पूछा। एक बार उसने टॉयलेट संगठन के बारे में पूछा था, एक बार टिम्बर संगठन के बारे में पूछा था। तो इस प्रकार के अजीबोगरीब जो संगठन होते हैं, जो छिपे हुए होते हैं, उनसे सवाल पूछे जाते हैं। WHO का तो नाम आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर पूछा गया विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के बारे में। ये एक अंतर सरकारी संगठन है जो पशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए जिम्मेदार है। इसका विश्व व्यापार संगठन से कोई संबंध नहीं है। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। केवल पहला यहाँ पर सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। एक अंतर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर पशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान 182 सदस्य हैं इसके। भारत भी इसका सदस्य है। इसके मानकों को विश्व व्यापार संगठन द्वारा संदर्भ संगठन के अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता नियमों के रूप में मान्यता दी गई है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। अगले सवाल से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कैसा लगा है वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।